नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप लोग समक्ष 2-3 बातों को लेकर आया हूँ। पहले ये तो 68 की नोटिफिकेशन आ गई है, उसके बारे में हम डिटेल जानकारी पाएंगे कि माने किस किस विभाग में कितनी वैकेंसी दी गई है। दूसरा 67 को लेकर कुछ गड़बड़ियाँ आ रही है सामने। कुछ लोग जैसे आयोग के ऊपर जैसे बच्चों आरोप लगा रहे हैं, तो आयोग के द्वारा कि ऐसी चीज़ों को सिरे से खारिज किया जा रहा है। और तीसरा ऐसे कि अभी भी जब हम 67 प्रीलिम्स के रिज़ल्ट, री एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने के बाद जब हम देखेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसके अभी भी आंसर बदलने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं पहले यही कहूँगा कि देखिए, जितने लोगों का हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और वो मेंस में लग जाए, क्योंकि मेंस उतना आसान नहीं है जितना सभी लोग समझ रहे हैं। नंबर 2, जिन लोगों का नहीं हुआ है वो लोग निराश ना हों, क्योंकि कुछ चंद महीने बाद ही फिर से आपको अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलेगा। अगर अभी हम रोते रहेंगे तो रोने के कारण अभी ये महीना निकल जाएगा, फिर अगले महीना भी निकल जाएगा। तो देखिए, एक बात आप याद रखें, आयोग से बच्चे उम्मीद कम रखें कि जीत पाएंगे। आयोग अपनी मर्जी से ही करती है। आप उदाहरण देख सकते कि 64वां बीपीएससी में जब हाई कोर्ट को लगा कि आयोग ने कुछ गड़बड़ियाँ किया हैं, तो उन्होंने भी उस समय कॉपी मांगी थी 2200 बच्चों की, लेकिन आज तक आयोग ने कॉपी नहीं दिया है। तो क्या लगता है कि जो आयोग हाई कोर्ट की बातों को नहीं मान रहा है, क्या वो हम लोग की बात मानेगा? अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें स्टूडेंट पावर है। ठीक है, आप स्टूडेंट पावर लगा ले, लेकिन देख ले क्या हुआ है। परसेंटाइल सिस्टम लाने के पीछे क्या कारण था, आप देख सकते थे। कारण यही था, छांटना था हम ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट को जो मेंस अच्छा कर सकते थे। लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने हो हंगामा किया, तो इन्होंने इस बार कट ऑफ हाई करके दिखा दिया। अब देखिए, हो सकता हो कि पढ़ने वाले बच्चे हैं, बेरोज़गारी बढ़ गई है तो पढ़ाई में अधिक आ गया हो। अतुल प्रसाद जी ने कहा कि रैंडमली तुक्का मारने वाले का भी होता है। सर, ऐसा नहीं होता है। तुक्का उन्हीं का सही जाता है जो आपका पढ़ के गया होता है। नंबर 2 बात अतुल जी से मैं यही कहना चाहूँगा, माननीय अध्यक्ष से, कि सर, एक ही रूम से 10-10 बच्चों का सिलेक्शन होना सवालिया निशान खड़ा करता है। याद रखें, 64वां में भी हाई पोस्ट ज़्यादा थी। एसडीएम की पोस्ट थी, डीएसपी की पोस्ट थी, रेवेन्यू ऑफिसर का था, और 67th में भी था। तो क्या दोनों को एक साथ जोड़ा जा सकता है क्या कि हाई पोस्ट तो करप्शन के मामले ज़्यादा होंगे? तो ये मुझे नहीं पता, जो भी हो, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रश्न है सर, अब मैं पूछूंगा, ये मेरा अधिकार है। ठीक है, खैर, हम चलते आगे कि 68 में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हमें किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, ताकि जो 1 नंबर से छूटा है या किसी का 2 नंबर से छूटा है, ताकि हमारे नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो। एक दूसरी बात, मैं सारे बच्चों को, देखिए, अभी मैं नया यूट्यूबर्स हूँ, नया पढ़ाने आया हूँ, मुझे पता है, ऐसे एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़्यादा है, ऑफलाइन एक्सपीरियंस मेरे ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा कि मेरी आवाज़ आप उन लोगों तक पहुंचाए और आयोग से बोले कि ओएमआर सीट हमारे लॉगिन आईडी पे, वेबसाइट पे प्रोवाइड कराए। कुछ लोगों का यह भी आरोप है कि आंसर की से उनका 109 आ रहा है और मार्कशीट पे 106 कर दिया गया है। तो सर, हो सकता हो कल ही आप देख सकते हैं सर्कुलेशन में आप कि एक ऐसी मेधावी लड़की, पता नहीं जो भी नाम रहा हो, 103 मार्क्स है। कुछ लोगों ने उस पर बहस किया कि वो बीसीएल से हुई है। तो सर, ऑलरेडी मेंशन है वहाँ पर बीसीएल कैटेगरीज, और उस लड़की का बीसी कैटेगरी दिया हुआ है। तो देन हाउ कैन दे सी क्वालिफाइड फॉर प्रीलिम्स? सवालिया निशान तो बनता है। तो ये सारा चीज़ जो है आयोग के ऊपर है। खैर, बात विवाद होती रहेगी। सबसे पहले अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो देखिए दोस्तों, जब आप गौर से देखेंगे नोटिफिकेशन में, तो सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ कि देखिए, इस बार डीएसपी की पोस्ट कितनी है। लेवल 9 का है जॉब। लेवल 9 का जॉब आप समझ रहे हैं कि काफ़ी हाई प्रोफाइल है, ग्रेड ए की बराबर की होती है। तो आप देखिए इसमें आयोग ने कितना अच्छा गेम खेला, या अपने सरकार को कह सकते हैं नोटिफिकेशन में, कि एक तो जनरल कैटेगरी को मात्र 1 सीट दिया है, ऊपर से अन्य कैटेगरीज में वो भी लड़कियों को एक आरक्षित है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे इक्वल प्लेइंग फील्ड तो अच्छा से खेल दिया है। नंबर सेकेंड, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एससी कैटेगरीज में नहीं है, एसटी में 1 दिया है। तो टोटल मिला के आप सीट देखें तो मात्र 8 सीटें हैं। तो क्या सर, मेरा सवाल यही है कि 67 की तरह 68 में भी कुछ ऐसा होगा क्या कि ये 8 सीटें किसी और को मिल जाएंगी?
तो देखिए इस तरह से पूरी तरह से आप वैकेंसी देख सकते हैं। तो पूरी वैकेंसी जो है 281 है, पूरी वैकेंसी 281 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल। उसमें से 77 जैसा कि एज पर बिहार गवर्नमेंट 33% जो है महिलाओं को सीट आरक्षित रहता है, तो इसलिए 77 सीट जो है वो लड़कियों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। ये अच्छी बात है, सरकार की मुझे बहुत अच्छी लगती है। चलिए अब आगे हम चलते हैं ओवरऑल कि इसमें क्या क्या करना है और क्या क्या। देखिए तो इसमें आपके बीपीएससी नोटिफिकेशन दिया है बीपीएससी ने कि किस आधार पे और किस तरह से हमें करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि प्रारंभिक परीक्षा होगी, तो उसके मान्यवर आपके दिए गए हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व अधिसूची विभागों से प्राप्त होने वाली अधिसूचना को शामिल किया जा सकता है। और उसमें देखिए इसमें क्या है कि जब नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो इसमें एक बात साफ साफ बीपीएससी ने लिखा है, या तो आप इसमें सीटें घटा सकती है बढ़ा सकती है। अब माननीय अतुल जी ने बोला है कि हालांकि कि जब एग्ज़ाम होगा 12 फरवरी को तो उस समय तक सीटें लगभग 400 या उससे ऊपर हो जाएंगी। तो ये ठीक है, अच्छी बात है, 400 होनी चाहिए, अभी भी और वैकेंसी क्रिएट होनी चाहिए। दूसरी बात अगर आप इसमें देखें तो देखिए शैक्षणिक योग्यता, सभी को पता है शैक्षणिक योग्यता आप इसके लिए कम से कम ग्रेजुएट लेवल के होने चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा आप देखेंगे इसमें आरक्षण की बात करेंगे तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं बिहार में किस कैटेगरीज के अंतर्गत कैसे डिवीज़न किया जाता है। एक बात याद रखिए, देखिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे गलती कर देते हैं। नंबर एक, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो उस समय याद रखें आप जिस कोटि से है, जिस आरक्षण से आप लाभ उठा रहे हैं उस समय आपका प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, ये साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आप उसके बाद का प्रमाण पत्र देते हैं तो हो सकता हो कि बीपीएससी आपकी उस प्रमाण पत्र को ना माने। लेट्स एग्जाम्पल, एक उदाहरण सहित आपको समझा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात कि जैसे मान लीजिए मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हूँ या कोई भी है, मैं बीसी कैटेगरी से हूँ या एससी कैटेगरी से, तो अगर मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ लास्ट डेट तक तो उस समय तक मेरे पास ये प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है, अगर उसे 1 साल पुराना दिखा रहे हैं दैट मीन्स क्या आप ओल्ड दिखा रहे हैं, तो जो क्राइटेरिया है उस हिसाब से आपके पास होने चाहिए, अन्यथा हो सकता हो बाद में बीपीएससी कुछ चीज़ों को गड़बड़ी कर दे, ठीक है। अब देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं जाति क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता निर्गम होने चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। तो देखिए क्लियर है कि उनके पिता के नाम से होना चाहिए, न कि पति के नाम से। याद रखें, जो जिन महिलाओं का शादी हो चुका है ऑलरेडी, तो जब वो आरक्षण का लाभ उठाएंगे तो उन आरक्षण में कहा गया महिलाओं को क्रीमी लेयर में कि अपने पिता के नाम से जो निर्गत होना चाहिए, न कि पति के नाम से। तो ये चीज़ पे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप 40 देखें, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं फॉर्म फिल करते समय एक याद रखिए कि देखिए ओएमआर सीट में जो बबल्स होते हैं या आप फॉर्म फिल करते हैं तो देखिए एक क्वेश्चन गलत हो जाए, हो सकता हो चलेगा, सिली मिस्टेक एक क्वेश्चन चल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। बट अगर आप फॉर्म ही गलत भर देंगे या ओएमआर सीट में अपना रोल नंबर ही गलत भर देंगे, जो कि इस बार हुआ है, तो क्या होगा कि अगर आप एलिजिबल भी है, आपके कटअप अच्छे भी है, तो बाद में आपके छटने की गुंजाइश ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए बी केयरफुल नोटिफिकेशन के तहत। तो जैसे देखिए शेड्यूल कास्ट, हमेशा आप देखेंगे एससी के लिए कोटि 2 भरेंगे आप, फिर जब शेड्यूल ट्राइब्स होगा तो उसके लिए आप 03 भरेंगे, फिर आप ईबीसी हैं मान लीजिए तो उसके लिए आप कोटि 4 भरेंगे, और आप पिछड़ा वर्ग है तो उसके लिए आप कोटि 5 भरेंगे, और आप ईडब्ल्यूएस है तो उसके लिए आप 7 का चयन करेंगे, ठीक है। इस सब पर ध्यान रखें। अब इम्पोर्टेंट बात पे फिर चलते हैं कि देखिए सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना 26-22 दिनांक 28 के आलोक के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय व परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपयुक्त अधिसूचना के संलग्न केवल सक्षम का निर्गत होना चाहिए, अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के देय आरक्षण का लाभ नहीं मिला। मतलब कि जो आप है आपके पास होना चाहिए, सिंपली यही किया जा रहा है। देखिए उम्र सीमा, तो आप यहाँ पे उम्र सीमा देखिए सभी को पता है, जो ऑलरेडी है, जो नए बच्चे उनको दिक्कत हो सकता है, पुराने को दिक्कत नहीं हो सकता है। तो जैसे कुछ पोस्ट है उसके लिए 20 एलिजिबल है, जैसे डीएसपी का है, फिर 21 वर्ष किसी पोस्ट के लिए, फिर 22 है न्यूनतम, और मैक्सिमम जो है पुरुषों के लिए 37 है,
फिर उसी हिसाब से जो आरक्षण कैटेगरीज दिया गया है उस हिसाब से आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे आगे कर दिया गया है। जैसे कि पिछड़ा वर्ग है तो आप पुरुष में 40 होगा, फिर ST SC के अंतर्गत होंगे तो आपके अंदर वो 42 कर दिया जाएगा। तो इस हिसाब से आपको आरक्षण दिया गया है, उस हिसाब से आपको करना है। ठीक है, देखिए मोटा मोटी आप देख सकते हैं, सभी पढ़ चुके हैं जो मैं बता रहा हूँ। देखिए उसके बाद शारीरिक क्षमता आप देखेंगे तो शारीरिक क्षमता के आधार पे इसमें कहा गया, ये देखिए ये सारे पोस्ट के लिए नहीं है, याद रखिए ये सारे पोस्ट के लिए नहीं है, ये सिर्फ पुलिस विभाग के लिए है कि पुलिस विभाग में जाएंगे तो आपके पास ये पैमाना होना चाहिए। देखिए पुलिस विभाग में इसलिए क्योंकि उसमें आपका शारीरिक तौर पे कार्य लिया जाता है, तो जिस कारण से शारीरिक क्षमता को वहाँ पे मांग की जाती है। तो आप देख सकते हैं शारीरिक क्षमता क्या है उसमें, कि बिहार पुलिस सेवा जिला समिति जिला आगमन अधिकारी पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 5 इंच होना चाहिए। अगर आप DSP बनना चाहते हैं तो आपका 5 फीट 5 इंच होना चाहिए इंच। न्यूनतम छाती जो है 32 होना चाहिए। परंतु देखिए इसमें भी आप रिजर्वेशन वाइज कर सकते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को प्रसंग उपयुक्त शारीरिक माप को उपलब्ध नहीं होने और उनकी न्यूनतम जो है 5 फीट 3 इंच रखी जाएगी और छाती का माप 31 रखा जाएगा। ठीक है, 31 इंच होनी चाहिए। और वही महिलाओं की जो ऊंचाई होगी हाइट वो 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। और उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा संबंधी विनयमनी परीक्षा में प्रकाशित किया गया है, जैसे कि आप आगे चल के हम देखेंगे। देखिए जहाँ तक शुल्क की बात है तो BPSC तो इसमें बहुत आगे है, पहले से कुछ कम किया है। शुरू में तो 750 था, तो आप देख सकते हैं 600 रुपया जो है आपको सामान्य वर्ग को पे करना पड़ेगा। फिर दूसरा आप जब देखेंगे तो इसमें जो है केवल बिहार राज्य के, याद रखें आरक्षण सिर्फ राज्य वर दिया जाता है। जैसे कोई ST SC उत्तर प्रदेश का है या आप मध्य प्रदेश से भर रहे हैं तो आप सामान्य वर्ग में काउंट किए जाएंगे, न कि ST SC के अंतर्गत, याद रखें। तो यहाँ क्या है कि बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए क्या होगा, सिर्फ 150 रुपये है। बिहार राज्य के स्थायी निवासी आरक्षित या अनारक्षित महिलाओं के लिए भी क्या है 150 रुपये है, याद रखें। उसके बाद दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए जो हैंडीकैप है 40%, उनके लिए भी 150 रुपये है। और अन्य उम्मीदवारों के लिए मतलब वही जो मैंने कहा जो बाहरी है तो उनके लिए भी क्या है लगभग 600 रुपया है। तो आप ये देख लें। एक चीज़ याद रखें कि किस हिसाब से आपका फॉर्म फिलअप करना है। देखिए फॉर्म फिलअप क्या होगा, पहले दिन आप जब जाएंगे तो पहला आपका रजिस्ट्रेशन होता है, याद रखें रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन के बाद सेकेंड प्रोसेस होगा जब, तो वो पहले आपसे पेमेंट करवाएंगे कि भैया पहले आप पेमेंट करो। ठीक है, तीसरा पेमेंट करने के बाद ही क्या होगा, आपका नेक्स्ट स्लाइड खुलेगा जहाँ पे आपके फॉर्म फिलअप करने हैं, याद रखें। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, उसका फाइनल आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा, उसको आप हार्ड कॉपी निकलवाएंगे। और BPSC के पता जो दिया गया है, सॉरी वो मेंस में होता है, प्रीलिम्स में नहीं मेंस में होता है, कि उसका हार्ड कॉपी निकलवा के आपको फिर से सेंड करना होगा कहाँ पे, BPSC ऑफिस में। जो 67th BPSC मेंस लिख रहा है उन बच्चों के लिए ये करना पड़ेगा, लेकिन प्रीलिम्स में सिर्फ सॉफ्ट कॉपी से ही काम हो जाता है। अब देखिए इसमें कहा गया है कि लिए संरचना कैसी है, तो आप ये देखिए कि यहाँ पे आपका जो है प्रारंभिक परीक्षा होता है, याद रखिए। BPSC जो है एक तरह से देखें तो 3 चरण है, लगभग 1 साल भर की प्रोसेस होनी चाहिए अगर डिले ना करे तो। पहला जो होता है प्रिलिमिनरी स्टेज होता है जहाँ पे प्री एग्ज़ाम होता है। दूसरा जो होता है वो मेंस एग्ज़ाम होता है। और तीसरा एग्ज़ाम जो होता है वो आपका इंटरव्यू होता है। और तीनों को मिलाकर ही आप एक ऑफिसर बनते हैं, याद रखें। तीनों मिलाकर आप एक ऑफिसर बनेंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा में जिसका हम आगे डिटेल चर्चा करेंगे जब हम आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आएंगे कि सिलेबस क्या है और किस हिसाब से पढ़े, कौन कौन सा बुक रेफ़र करना चाहिए, ताकि हमारा इजीली, देखिए इजीली अगर कोई भी बच्चा पढ़ता है तो 80 क्वेश्चन तो कोई भी कर लेता है। आगे स्ट्रगल 30 to 40 क्वेश्चंस के लिए करना होता है उनको। तो आखिर वो क्या स्ट्रेटजी हो कि हम वो 30 से 40 क्वेश्चन जो है आगे गेन कर पाए। तो वो सारी चीज़ दिया गया है कि 150 क्वेश्चन होंगे। और आगे सबसे बड़ी बात, मुख्य बात इसमें ये है कि इससे पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं था, याद रखें। तो इस बार क्या है, नेगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। और जैसा ही कहा गया है कि 1/4 होगा, तो 1/4 का मतलब कि अगर आप 4 गलत करेंगे तो आपके एक क्वेश्चन कट जाएंगे, मतलब 0.25 ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये याद रखें कि आपके साथ एक ऑप्शन ई है, तो BPSC ने इसे 1/4 ना करके अगर आप देखें डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से तो ये 1.5 हो गया है।
क्योंकि कभी कभी आप जब देखेंगे तो ई क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, और ऐसे में बहुत बच्चे जब क्वेश्चन गलत करेंगे तो फिर ये तो नेगेटिव, ये डबल नेगेटिव है, तो इस पर सोचना चाहिए आयोग को कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद क्या होता है कि आपका लिखित परीक्षा होता है, मुख्य परीक्षा होता है। उस मुख्य परीक्षा में आप देखेंगे कि उसमें एक आपका जो होता है समान हिंदी होता है, जो कि उसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। वो सिर्फ क्या होता है, आपका पासिंग मार्क होना चाहिए, 33% आ गया, ओके, क्वालिफाइंग नेचर है। दूसरा उसमें होता है आपकी जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। जब हम सिलेबस का इस पर जिक्र करेंगे पूरे बीपीएससी का, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से करना हो, किस हिसाब से नहीं। और तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका है ऑप्शनल का, ठीक है। अब देखिए, जब 67 मेंस का जब आप पढ़ेंगे नोटिफिकेशन, तो उसमें बीपीएससी ने खेल खेला है। उसमें आपको 7 ऑप्शन दिए हैं और बोला है कि ऑप्शनल के बारे में बताइए क्या करना चाहिए। एक तो दिया है कि ऑप्शनल को हटाकर हम ये लिया है, ऐसे लिया है। दूसरा दिया है कि ऑप्शनल की जगह पर हम एमसीक्यू का प्रोसेस कर सकते हैं। तीसरा दिया है कि ऑप्शनल को ही हटा देते हैं, उसके जगह पे एक नया जीएस पोर्शन ऐड होना चाहिए। चौथा, स्केलिंग के रिलेटेड है कि स्केलिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैथ के स्टूडेंट कम होते हैं, साइंस के स्टूडेंट कम होते हैं और ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का ज़्यादा होता है, जिस कारण से हम स्केलिंग नहीं कर सकते, स्केलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बीपीएससी ने अपनी इस तरह की बातें रखी, लेकिन जब हम देखें तो एक तरह से स्केलिंग ना करना बहुत बड़ी क्या है, आप आयोग की तरफ से नॉट प्रोवाइड द इक्वल प्लेइंग फील्ड, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप हर किसी को एक बराबर मौका नहीं दे रहे। एग्जाम्पल समझिए, देखिए मैथमेटिक्स क्या है कि अगर आप उसमें सही किए तो आपको 300 में 300 नंबर आ सकता है, 290। लेकिन अगर पॉलिटिकल साइंस मान लीजिए, पॉलिटिकल साइंस में इवन अगर एरिस्टोटल आ जाए, मैं आपको बता रहा हूँ, एरिस्टोटल आ जाए, प्लेटो आ जाए, वो भी अगर अपनी थ्योरी को लिखो, तो ये बीपीएससी वाले उनको 300 में 150 से ज़्यादा नंबर नहीं देने वाले, बिकॉज दे आर द मोर पोटेंशियल देन द एरिस्टोटल एंड प्लेटो, जो हकीकत बात है, आप देख सकते हैं। या और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें बीपीएससी एकदम से नंबर नहीं दे रही है, तो ऐसे में स्केलिंग की संभावना है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट पढ़ेंगे 2002 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूपीएससी सहित जितने भी पीसीएस सबको स्केलिंग की ज़रूरत है, ताकि क्या हो कि ह्यूमैनिटीज़ प्लस जो टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो दोनों को इक्वल मौका मिल सके। लेकिन यूपीएससी इस चीज़ को अपनाई, लेकिन पीसीएस में अभी भी, जैसे यूपी पीसीएस हो या बीपीएससी हो, ये इस तरह की चीज़ों को नहीं मान रही है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इक्वल प्लेइंग फील्ड का मौका ये आयोग नहीं देना चाह रही है, या वजह जो भी रहा हो। आप देखिए, जब हम ऑप्शनल भरेंगे तो देखिए 67 में एक बहुत अच्छी बात की गई है कि जिस बच्चे को लगा कि मुझे ऑप्शनल चेंज करना है तो मौका दिया गया है। लेकिन जब 68 के नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है फिर से कि जो ऑप्शनल आप प्रीलिम्स के दौरान चूज करेंगे वही ऑप्शनल आपका मान्य होगा, बाद में एडिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। फिर से पढ़ेंगे, हम आपको दिखाएंगे। ये कुछ ऑप्शनल के कोड दिए गए हैं कि जैसे कि आप ऑप्शनल किसी का कृषि विज्ञान है तो वहाँ पे आप कोड 04 भर देंगे। ऐसा नहीं कि आप फॉर्म भरते समय गड़बड़ी कर दे, आप कृषि विज्ञान पढ़े हो और 05 कर दे तो आपका क्या हो जाएगा, पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान। तो ऐसे में आप कोशिश करें फॉर्म को केयरफुली भरें, थोड़ा टाइम लगेगा, आप उसको अच्छे से फॉर्म फिल करके उसको करें, नहीं तो फिर आयोग उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट रखें। अब देखिए, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है कि मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरते समय ही उम्मीदवार को वैकल्पिक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा। एक बार वैकल्पिक विषय के चयन के बाद उसमें से किसी तरह का बदलाव नहीं होगा और इस संबंध में सुधार परिवर्तन हेतु आवेदन का विचार नहीं किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा उल्लिखित प्रमाण पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण पत्र के सामने प्रमाण पत्र की संख्या, निर्गत तिथि अंकित करना आवश्यक है, अन्यथा आवेदन अपूर्ण माना जाएगा। जैसे क्या है कि जैसे आपने प्रीलिम्स के दौरान क्या क्या लगाया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स अब यहाँ, जिस प्रीलिम्स में आपसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाते, सिर्फ पूछा जाता है कि आप एससी कैटेगरीज के हैं या एससी से हैं या आप ईडब्ल्यूएस है या आपके पास बीसी है या नहीं, सिर्फ वो सिर्फ पूछ कर छोड़ देती है। लेकिन जब आप मेंस एग्जाम देंगे तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको संलग्न करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि आपको उसके बताने पड़ेंगे कि उसके संख्या क्या है, प्रमाण नंबर संख्या क्या है, वो कितनी तारीख को आपको इशू किया गया है, वो कितने साल वैलिडिटी है उसकी, और साथ ही साथ उसकी एक हार्ड कॉपी लगाई जाती है। और सब फॉर्म भरने के बाद फिर आपको बीपीएससी की जो आपको पता देगी उस पर आपको हार्ड कॉपी भेजना पड़ेगा।
ये सारा है। और उसके बाद आपका जो होता है आप देख सकते हैं लास्ट चरण जो होता है वो इंटरव्यू जो होता है वो 120 नंबर का होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि जो बच्चे मेंस में अच्छा कर गए उनके लिए इंटरव्यू आसान है। जैसे मान लीजिए कोई 500 नंबर ले आया अगर मेंस में ही, तो उसको और 60 मार्क्स में मिलता है, जिस हिसाब से आप पिछला कट ऑफ देख रहे हैं, तो वो तो आसान से क्वालिफाई कर जाएगा। तो मेंस में ही कोशिश करें अच्छा करने का, क्योंकि हमने देखा है 66 बीपीएससी एग्ज़ाम में कि बहुत ऐसे सारे मेरे मित्र हैं जिनको 460 और 470 मार्क्स आए हैं, बट जब फाइनल लिस्ट में है तो उनका नाम नहीं है, क्योंकि वो देखेंगे तो उनका 60, 65, किसी को 55 मार्क्स इंटरव्यू में धरा दिया गया है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको मेंस में अच्छे करने की ज़रूरत है। अब देखिए टोटल क्या है कि आपको दिया गया है कि मार्किंग स्केल मुख्य परीक्षा में आप 900 मार्क्स का होगा जो मैंने आपको बताया, 300 मार्क्स जीएस पेपर 1 होंगे, 300 मार्क्स आपके जीएस पेपर 2 होगा, और टोटल 120 इंटरव्यू के होंगे, टोटल 1020 होगा। आप देखेंगे तो मुश्किल से 50%, मतलब कि जो टॉपर्स होते हैं एक ईयर छोड़ दिया जाए तो 60-90 लेके आए थे, अदरवाइज मैक्सिमम 600 570 पे जा करके इनका मेरिट रुकता है। आप देखें तो, और इवन जो जनरल का वो 545 पे हुआ था। तो मतलब कह सकते हैं मेंस में आपको अच्छा करना पड़ेगा, तभी समझिए सिलेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा है, अन्यथा इंटरव्यू में बहुत कम चांसेस होता है। अब देखिए अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात आप यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि द नेगेटिव मार्किंग शुड बी ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन सेलेक्टेड प्रोपोर्शनली फ्रॉम द ऑल सेक्शन अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव ऑफ द डिफिकल्टी। फॉर एग्जाम्पल 50 आउट ऑफ 150 क्वेश्चन, 1/3 question are selected for negative marking and 1/3 question is shall be selected, and such selected questions should have 2 marks for correct and 1/2 for the wrong answer। देखिए 1/2 कर दिया है, मतलब 1/4 छोड़ दे, 1/4 मुझसे मैंने ऊपर में कहा, लेकिन ये 1/2 है, मतलब आप समझिए तो ई ऑप्शन देकर तो आप 100% कर दे रहे हैं सर। ई ऑप्शन देकर तो आप इसको 100% कर रहे हैं। और सबसे पहली बात क्या है कि इसका डिमेरिट्स देखें, डिमेरिट्स हु विल सेलेक्ट कि ये 1/3 क्वेश्चन जो है डिफ़िकल्ट है और ये 1/3 क्वेश्चन ईजी है। नंबर एक बात, ये कौन सेलेक्ट करेगा? ये आयोग डिसाइड करेंगे। जब आयोग की अगर आप चरित्र देख रहे हैं या पिछला उनका रिकॉर्ड देख रहे हैं तो वो 100 क्वेश्चन सही से सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। 150 छोड़िए, 150 क्वेश्चन तो बहुत बड़ी बात हो गई, 100 क्वेश्चन सही से सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हर बार आंसर शीट में उनका आंसर गलत निकल कर आ जा रहा है। आप बताइए, उनको क्वेश्चन सेलेक्ट करने तक नहीं आ रहा है। आप तो कुछ सुधारे भी हुई है। जब पहले मैं सुनता था तो हाई कोर्ट में मामला जाता था और हाई कोर्ट में 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे मामले लटक जाते थे एक पेशेस को क्लियर कराने में। तो ऐसे में फिर कौन डिसाइड करेगा कि ये 50 क्वेश्चन आसान है और ये इजी है? ये आयोग कैसे डिसाइड करेगा? ये आयोग ही जाने। दूसरा ऑप्शन है एज एवर बट सिलेक्टेड क्वेश्चन शुड हैव आई मार्क द करेक्ट फॉर 1 फॉर रॉन्ग, मतलब कि सबको कर देंगे और करेक्ट 1/4 कर देंगे। ओके, चल सकता है। अब देखिए 150 में 150 क्वेश्चन क्या है, सॉरी आप क्या करेंगे, देखिए 150 में 150, देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप 150 को 150 क्वेश्चन आप नेगेटिव कर दें। आप ये मत सेलेक्ट करें कि कौन आपका 50% क्वेश्चन हार्ड होगा और 50% नहीं होगा, ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता, इवन टीचर तक नहीं कर सकते हैं। तो सर रिक्वेस्ट यही है और सारे बच्चों से कि आप उम्मीद ये करें कि आपका जो नेगेटिव मार्किंग हो वो होल क्वेश्चन पे हो, और आप नेगेटिव मार्किंग होल पे 1/4 या 1/3 रख ले। और दूसरा ई नेगेटिव को थोड़ा ध्यान रखें सर, ई जो है एक नेगेटिव मार्क ही है, ये आपका ऑप्शन नहीं है। देखिए हमेशा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये आयोग है ई के माध्यम से अपने आप को सेफ खेल रही है। क्यों? क्योंकि उसमें क्वेश्चन क्या है कि नॉन ऑफ दिस एंड मोर देन 1। अगर क्वेश्चन गलत भी देता है तो ये बोलेगा कि तो मैंने तो आपको ऑप्शन दे रखा है नॉन ऑफ दिस, तो आप आंसर मारिए ई। क्वेश्चन सही है तो फिर बोलेगा देखिए इसमें एक से अधिक मैंने दे रखा है। तो अपने आप को सेफ खेलने की कोशिश किया है 2016 के बाद से, क्योंकि उससे पहले मामला हाई कोर्ट में जाती थी। और इन्होंने तीसरा ऑप्शन दिया नेगेटिव मार्किंग शुड बी यूनिफॉर्मली ऑन ऑल 50 क्वेश्चन इन केस देयर शैल बी 1 मार्क्स फॉर करेक्ट एंड रॉन्ग फॉर इतना। ओके, इट्स गुड। थर्ड इज अप्रोप्रिएट। आप देख सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन भरने की तिथि जो है 25 तारीख को होगी और इसका लास्ट जो है 12 दिसंबर को होगा। तो आप देख सकते हैं टोटल फॉर्म दिया गया है कि ऑनलाइन भरने के विस्तृत है कि रजिस्ट्रेशन के बाद डाटा एडिट करने का ऑप्शन रहेगा। आप रजिस्ट्रेशन के बाद डाटा एडिट कर सकते हैं।
पेमेंट करने के पूर्व तक ही उपलब्ध होगा जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ें आपसे गलत हो गया, जैसे आपका कैटेगरी BC है, आपने उसमें EBC मार दिया है या EWS मार दिया है, तो पेमेंट करने से पूर्व तक आपको एक मौका दिया जाएगा कि आप एडिट कर सकते हैं डाटा को। ऐसे अभ्यर्थी के नाम, पिता इत्यादि कोटे में एडिट करने का रहेगा। देखिए, पेमेंट करने एवं एप्लीकेशन सबमिट किए जाने के बाद अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टि पुनः एडिट कर सकते हैं, जिसके विज्ञापन आवेदन करने के अंतिम निर्धारित के 10 दिन समय दिया जाएगा। मतलब 10 दिन बाद आपको फिर से मौका दिया जाएगा, फिर भी और गलत है तब पेमेंट करने के बाद। फिर उसके बाद जिन प्रविष्टियों को फ़ी का निर्धारण प्रभावित होगा, बिहार में मूल निवासी फीमेल अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती शुल्क कंसेशनल फ़ी का दावा किया गया, पेमेंट करने के बाद फीमेल होने का दावा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। बिहार मूल निवासी SC कोटि जिनके द्वारा रियायती शुल्क या दावा किया गया, वो पेमेंट करने के बाद बिहार के मूल निवासी कोटि का दावा में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। मतलब कि आपको बिहार का निवासी होना ही चाहिए, मतलब जिस कैटेगरी में है आपको उतना पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आप ये नहीं कर सकते कि सर मैं यूपी से हूँ, गलती से हो गया, इस तरह की चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। देखिए, पेमेंट करने के बाद अभ्यर्थी का नाम, पिता, पति, माता का नाम एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप एक बार पेमेंट कर दिए तो आपको ये सारे ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। वर्णित बिंदु को छोड़कर शेष फील्ड में आप अभ्यर्थी अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगला इंपॉर्टेंट बात आप देखें तो देखिए, सुधार एडिट करने का मौका। देखिए, एडिट करने के लिए तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन डाटा में किसी प्रकार का सुधार परिवर्तन अनुरोध का विचार नहीं किया जाएगा, जिसकी जानकारी यहाँ पे दिया है। देखिए, आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, आधार संख्या, जाति, आरक्षण कोटि, भूतपूर्व सैनिक, बिहार राज्य सरकारी सेवक, स्वतंत्रता सेनानी, जो भी इसमें दिया गया है आप इसमें एडिट संभव है। सुधार परिवर्तन हेतु बिंदु, आयोग का निर्णय, ऑनलाइन आवेदन के दौरान एडिट की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद प्राप्त की परिवर्तन का सुधार एडिट आवेदकों को नहीं किया जाएगा, याद रखें। दूसरा क्या, मोबाइल ईमेल से परिवर्तन सुधार संबंध है। और एक से अधिक आवेदन भरने के संबंध में देखिए, ये पिछले बार से नियम आया है कि बहुत दफ़ा क्या होता था कि अगर आप गलत फॉर्म फिल कर देते थे तो बच्चे एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कर देते थे, और उस ऐसे क्या होता था कि उनके नाम का एडमिट कार्ड निकल जाता था, क्योंकि एक ही बच्चे के बहुत सारे एडमिट कार्ड। तो ये गलत था, ये एक अच्छी कदम है सरकार की, आयोग की तरफ से, कि ऐसी चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। तो देखिए, आप देखेंगे तो यही आपका मेन है। और आगे आप जो 2 इम्पोर्टेंट और है वो मैं बताता हूँ। आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि डाउनलोड किए जाने के बाद की हार्ड कॉपी को प्रत्येक पृष्ठ रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, बारकोड होना चाहिए, और सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर, मतलब जो अपने एप्लीकेशन नंबर दिया है वो ज़रूर अंकित होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर भी होनी चाहिए और बारकोड होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप आयोग को कंप्लेन कर सकते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें हैं कि आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास सभी वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान देख रहे। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा हमेशा कि फॉर्म फिल करते समय आप ध्यान रखें। एक एग्जाम्पल देता हूँ, 64th या 65th, मुझे याद नहीं है, 64th में ही किसी का रैंक 324 आया था, और उन्होंने सिर्फ एक मिस्टेक ये किया था कि जो इन्होंने अपना कोटी दिया था वो मेंस में अपना फॉर्म लगाना भूल गई थी उस कोटी का। और जब इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो बाद में जब वेरिफिकेशन किया गया तो उनके वो कागज़ नहीं थे, और उनकी जो कैंडिडेचर था उनको रद्द कर दिया गया था। वो कहा गया था कि आप ये वैलिड नहीं है। तो याद रखें फॉर्म फिल करते समय एक चीज़ का, कि आप इन बातों को गौर करें और सही से फिल करें, ताकि बाद में कोई समस्याएं उत्पन्न न हो। क्योंकि आयोग ऐसे ही एक हेडक देती है, ऊपर से अगर हम खुद को हेडक में डालें तो ये डबल समस्या हो जाएगी। तो इस पर ध्यान रखेंगे हम लोग। देखिए, अब कुछ बातें जो 67 से रिलेटेड है, कुछ बच्चों से कहा सुनी हुई कि कैसे आयोग गलत दे रहा है। तो देखिए, सबसे पहला मैं प्रमाण आपको देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है कि एक स्टेटमेंट की नेशनल बायोडाइवर्सिटी 2022, इसकी थीम देखिए, बिल्डिंग शेयर फ्यूचर फॉर लाइफ। तो आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन दिया है। तो देखिए, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी नहीं, यहाँ पे देखिए ये यूएन का है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और ऑफिशियल वेबसाइट पे थीम दिया है बिल्डिंग अ शेयर फ्यूचर फॉर लाइफ। ये इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का है। सर, मैं आपसे प्रश्न करना चाह रहा हूँ, सर नेशनल या इंटरनेशनल में क्या अंतर नहीं है? बचपन में तो इसके लिए हमारी मार्क्स काट ली जाती थी डिक्टेट कराने में, कि अगर नेशनल लिखाया जा रहा है और इंटरनेशनल लिख दिए तो नंबर कट गए। तो क्या आपके डिक्शनरी में इस तरह का शब्दकोश नहीं था क्या नेशनल और इंटरनेशनल का डिफरेंस करने में? तो ये ऑप्शन गलत है। इसके बावजूद बीपीएससी ने आंसर क्या माना है?
1 2 3। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से, अब देखिए मेरे 1 नंबर से छूटे हैं, तो आप देखिए अगर ये क्वेश्चन सही होता क्या मैं एंट्री कर सकता था कि नहीं कर सकता था। बहुत सारे ऐसे बच्चों के होंगे। और भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जहाँ पे आयोग के ऊपर प्रश्न चिन्ह बन रहा है। दूसरा आप देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बेल को इन्होंने माना है, जबकि मैं प्रमाण दे रहा हूँ कि यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें एक जो है ऑलरेडी लिखा हुआ है डग द बेल्स। डग द बेल्स, क्या ये डग द बेल्स कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत नहीं आएगा? तीसरा क्वेश्चन ये है कि खुद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे घोषित किया है कि बंगाली, हिंदी और तीसरा उर्दू, ये तीनों जो है फर्स्ट टाइम एज अ मल्टीलिंग्वल रेजोल्यूशन के तहत अडॉप्ट किया गया है। और इसका प्रमाण आप देख सकते हैं, ये टी.एस. मूर्ति ने भी इसे कहा था कि यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली हैड अडॉप्टेड इंडिया को स्पॉन्सर रेजोल्यूशन और मल्टीलिंगुअलिज्म मेंशन 3 मेजर लैंग्वेजेस सब कॉन्टिनेंट, हिंदी, उर्दू और बंगाली फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सर इसका आंसर भी आपने सिर्फ हिंदी माना है। तो 3 क्वेश्चन जो अभी भी आपने आंसर दिए हैं सर रॉन्ग है। तो इसको सुधार करते तो सोचिए कटअप क्या हाई जाता, नहीं जाता। ठीक है, आप न दीजिए, इसको ई मान लीजिए या डिलीट कर दीजिए, या 8 क्वेश्चन को आप डिलीट कर दीजिए ना सर, कटअप 113 नहीं जाएगा। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी निराश है, हताश है, उनको मौका मिलेगा मेंस लिखने का। क्योंकि देखिए मेरे बहुत सारे कलीग्स से उनसे बात हुआ, रो रहे थे, उन्होंने यही कहा कि मैं अपने पेरेंट्स से क्या बात करूंगा। तो सर यही है कि जो 8 क्वेश्चन है उसको प्लीज़ डिलीट करने का प्रयत्न करें, या आगे से प्लीज़ सर बच्चों के इमोशन के साथ खेलने की कोशिश ना करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके बाद मैं आपको एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा 68 में हमें क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो आप मेरे साथ बने रहें 68 तक, 12 फरवरी। इस बार चेंज ज़रूर होगा। जय हिंद, जय भारत।